क्या कभी आपने सोचा है कि वीक में 7 डेज ही क्यों होते हैं? टाइम को मेज़र कैसे करते हैं? ये सेकंड क्या चीज़ है, आवर, डे, ये सब कहाँ से आए? अगर आपने 11th क्लास में टाइम का मेजरमेंट पढ़ा है तो आपने उसमें पढ़ा होगा एटॉमिक क्लॉक, सीजियम 133 एटम। ये सब चीज़ें क्या हैं? इन क्वेश्चंस के आपको आंसर मैं बताऊंगा आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री फिजिक्स एंड बायोलॉजी क्लासेस। दिस इज अभिषेक शर्मा विद यू, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, ready with the next lecture of 11th class. Today we will discuss the next topic from chapter 2, units and measurements. Today's topics are measurement of time and measurement of mass. तो जिन 4 क्वेश्चंस की मैंने अभी आपको बात की थी उनके आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। वीक में 7 डेज ही क्यों होते हैं, इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना। जो भी आपको जैसी भी वीडियो लगती है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास हमारी वीडियोस सबसे पहले पहुंचें। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहले बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ मास को, कि मास को कैसे मेज़र किया जाता है। तो मास की रेंज अगर आपको पता ही होगी, मास की रेंज अगर कहें तो हम बहुत वास्ट मास को मेज़र करते हैं, क्योंकि हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मेज़र किया है। सबसे छोटा पार्टिकल अगर हम माने तो इलेक्ट्रॉन को ही मान सकते हैं। उसका जो मास होता है 10⁻³ kg के ऑर्डर का होता है। और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जो है उसका अगर पूरे मास को माने तो वो 10⁻55 kg है। तो इन मासेस को हम कैसे मेज़र करते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा हमें भाई, नॉर्मली आप मास को कैसे मेज़र करते हैं? एक कॉमन बैलेंस आप यूज़ करते हैं, जैसे कि आपने ग्रॉसरी शॉप पर देखा होगा, एक तरफ वो बाट रख देता है, वेट रख देता है, दूसरी तरफ आपके लिए जो सामान है वो आप मेज़र कर लेते हैं। लार्ज मास को आपको मेज़र करना है या स्टार्स और प्लैनेट्स के मास को मेज़र करना है तो आप उसके लिए ग्रेविटेशनल मेथड का यूज़ करते हैं। ये आप 11th क्लास में ही यूनिट 6 में या पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में आप इसे पढ़ेंगे, तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इसलिए यहाँ पर इसके लिए कंसर्न होने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्मॉल मासेज जो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इनके मासेस कैसे फाइंड करे जाते हैं, उसके लिए मास स्पेक्ट्रोग्राफ का यूज़ करा जाता है। ये एक स्पेशल टेक्निक होती है जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में बेसिकली आप इस चीज़ को पढ़ेंगे, तो अभी इसके डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। केवल हमें मास का रेंज पता होना चाहिए और ये मेथड कौन कौन से हैं उनके नाम हमें पता होने चाहिए। तो इस टॉपिक को यहीं तक रखते हैं। ज़्यादा डिटेल में जाकर आप कंफ्यूज होंगे, उससे कोई बेनिफिट नहीं है। हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका इतना ही रोल है। अब हम मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, मेजरमेंट ऑफ टाइम। अब टाइम को अगर मेज़र करना है तो टाइम की रेंज भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप अनस्टेबल पार्टिकल्स की बात करें, जो आपने केमिस्ट्री में रिएक्शंस पढ़ी होंगी, कुछ अनस्टेबल पार्टिकल्स बनते हैं, या फिजिक्स में भी आप पढ़ेंगे न्यूक्लियस चैप्टर में 12th क्लास में। तो एक बहुत जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, इनमें बहुत छोटे टाइम के लिए कुछ पार्टिकल्स बनते हैं। उनका जो लाइफ स्पैन होता है, यानी लाइफ होती है उनकी 10⁻24 सेकंड तक होती है। और यूनिवर्स की जो एज मानी जाती है वो 10⁻17 सेकंड तक मानी जाती है। अगर आप ह्यूमन की एवरेज लाइफ की बात करें तो वो 10⁻9 सेकंड्स तक होती है। और भी ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। टाइम टेकन बाय लाइट टू क्रॉस अ डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियर साइज वो 10⁻22 सेकंड होता है। तो ये एक बहुत वास्ट रेंज है, 10⁻24 से लेके 10⁻17 तक, यानी आप कह सकते हैं 10⁻41 की ये रेंज है। तो इस इतने बड़े रेंज को मेज़र करने के लिए अलग अलग मेथड्स यूज़ करे जाते हैं। उसमें यूनिट्स का भी अलग अलग रोल होगा, अलग अलग यूनिट्स यूज़ की जाएंगी। तो वो कैसे हम करते हैं वो डिस्कस करते हैं। तो नॉर्मली टाइम को मेज़र करने के लिए हम क्लॉक का यूज़ करते हैं। अब ये क्लॉक क्या चीज़ है? एनी फिनोमेना दैट रिपीट्स इटसेल्फ रेगुलरली कैन सर्व एज अ क्लॉक। देखिए, आज तो आपने देखा आपके घरों में घड़ी लगी होंगी, कोई सर्कुलर का, रेक्टेंगुलर या किसी स्क्वायरल शेप की। जब पहले घड़ियां नहीं थी तब आपने शायद पुरानी फिल्में अगर देखी हो, स्पेशली हॉलीवुड फिल्म्स में आपको मिल जाएगा, वो रेत का एक सिस्टम होता था जिसमें बीच में एक साइड रेत भरा होता था, फिर उसे पलट कर रख देते थे, धीरे धीरे रेत उसमें से दूसरी साइड में जाता था। तो वो भी टाइम मेज़र करने का एक तरीका था। वहाँ वो उस एक दूसरे को रिपीट कर रहे हैं, जब वो एक तरफ भर जाएगा दोबारा उसे उल्टा रख देंगे, तो वो एक
फिक्स टाइम में वो भरता था, तो उसे एक पर्टिकुलर टाइम उससे मेज़र कर लिया जाता था। इस तरह से उनकी कंस्ट्रक्शन की जाती थी कि वो जब भी अपने कि भाई 1 दिन से 2 दिन में लगेगा, इसमें हाफ डे लगेगा, तो यही तरीके होते थे मेजरिंग टाइम मेज़र करने के। एंशियंट टाइम में जब क्लॉक नहीं थी तो ये भी एक तरीका था। उसके अलावा जो मोस्ट कॉमन तरीका था वही कहाँ से स्टार्ट हुआ टाइम का कॉन्सेप्ट, सनराइज से सनराइज, आज सूरज उगा कल फिर सूरज उगा, आज सनसेट हुआ कल फिर सनसेट हुआ, तो इसे एक डे बोला गया। सनराइज से सनराइज तक के टाइम को एक दिन कहा गया। फिर इजिप्टियंस ने 24 आवर्स को आज से 4000 साल पहले लगभग यूज़ किया। 24 आवर सिस्टम को उन्होंने एक दिन को 24 घंटों में बांट दिया। उसके बाद फर्दरली एक अब आज से लगभग 1000 साल पहले इस 24 आवर्स को, यानी दिन को पहले 24 आवर्स में, फिर आवर्स को 60 मिनट में, 60 मिनट्स को, 1 मिनट को 60 सेकेंड्स में, 1 सेकेंड को 63rd में या 60 क्वार्टर्स में डिवाइड किया गया। अब आज से 1000 साल पहले किसी को सेकंड मेज़र करना नहीं आता था, ना वो थर्ड या इवन मिनट भी मेज़र नहीं कर सकते थे, बट केवल ये यूनिट्स का नाम दे दिया गया, क्योंकि यूनिट्स का नाम देना कोई स्पेशल काम नहीं है, डिवाइड कर देना है। आपको 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर में आपने छोटे छोटे पैचेस में, इक्वल पैचेस में डिवाइड कर दिया, तो उसके लिए कोई काम कोई बड़ा काम नहीं है यूनिट को बनाना। तो यूनिट को आर्बिट्रेरी बनाया जाता है, जो यूनिट्स पहले बनाई गई सब ये आर्बिट्रेरी ही बनाई गई। तो इसी तरीके से सेकंड इन्हें डिवाइड तो कर दिया गया, लेकिन उसे कोई मेज़र नहीं कर सकता था। 17th सेंचुरी में सबसे पहले पेंडुलम ग्रैंडफादर क्लॉक बनी, जो आपने ये भी देखी होंगी, पुरानी फिल्मों में ही देखी होंगी आपने। पेंडुलम क्लॉक्स एक करके आती थी, पेंडुलम जैसी, जिनमें पेंडुलम लगा होता था, तो उन क्लॉक से टाइम को मेज़र करना शुरू करा। फिर 1900 में सेकेंड को जब ये ग्लोबलाइजेशन हुआ, साइंस का ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो सेकंड को ऐसा यूनिट बनाया गया टाइम की। उस टाइम पर जो सेकंड की डेफिनेशन थी वो एक मीन डे का, भाई एक मीन डे को उन्होंने कितने में पार्ट में डिवाइड किया, 24 आवर्स में। 24 आवर्स में, एक आवर में होते हैं 60 मिनट, तो 60 से और डिवाइड कर दिया। 1 मिनट में भी 60 सेकेंड, तो और 60 से डिवाइड कर दिया, तो 1/86,400 टाइम्स ड्यूरेशन ऑफ अ मीन डे। मीन डे क्यों ले रहे हैं? मीन क्योंकि जो दिन होता है, जो अर्थ सन के अराउंड जो सन के अराउंड अर्थ रोटेट करती है, उसके टाइम में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, तो कभी दिन छोटा होता है कभी बड़ा होता है, तो हम उसे मीन डे लेते हैं। तो इट वाज नॉट, लेकिन अब इस यूनिट के साथ क्या प्रॉब्लम है? इस यूनिट के साथ ये प्रॉब्लम है, अगर इस डेफिनेशन के साथ इस यूनिट को प्रिजर्व नहीं करा जा सकता। हम ऐसी यूनिट चाहते हैं जो करोड़ों साल तक एक ही बनी रहे, उसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। क्यों नहीं करा जा सकता? क्योंकि अर्थ आज तो रोटेट कर रही है, मान लिया ये कुछ सालों बाद, लाखों सालों बाद अर्थ रोटेट करना बंद कर दे, तब इस डेफिनेशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो हमें एक ऐसी डेफिनेशन चाहिए थी जो लाखों करोड़ों साल तक बनी रहे, तो उसके लिए हमने सेकंड को रीडिफाइन किया। और सेकंड की रीडिफिनेशन क्या थी? द सेकंड इज द ड्यूरेशन ऑफ 9192631770 periods of the radiation corresponding to the transition between the two hyperfine levels of the ground state of the cesium-133 atom। cesium-133 एटम के ग्राउंड स्टेट के दो हाइपर फाइन लेवल्स के बीच में जो ट्रांजिशन होता है वो उसके इतने पीरियड्स को इन्होंने 1 सेकंड कहा। अब ये एटॉमिक क्लॉक क्या है, इसमें cesium-133 एटम क्या है, उसको डिस्कस करते हैं। बहुत ध्यान से समझना, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, बहुत आसानी से समझाऊंगा मैं इस बात को। देखिए, एटम होता है, आपने पढ़ा है सब में, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, सभी एटम्स में इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करते हैं। तो वी नीड अ वाइब्रेशन पैटर्न विच इज़ स्टेबल। हमें एक ऐसा वाइब्रेशन पैटर्न चाहिए था जो स्टेबल हो। स्टेबल क्यों? क्योंकि स्टेबल चीज़ को ज़्यादा एक्यूरेटली मेज़र किया जा सकता है, या वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है। एंड मेजरेबल, और सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि उसे मेज़र किया जा सके। सब वाइब्रेशंस को हम मेज़र नहीं कर सकते हैं, या आप फर्दर जब हायर क्लासेस में जाएंगे पढ़ते रहेंगे। ईच एटम हैज़ वाइब्रेशन बट देयर एक्यूरेसी इज डिफरेंस। तो सब में वाइब्रेशन होते हैं, लेकिन सबकी एक्यूरेसी यानी स्टेबिलिटी सबकी अलग अलग होती है। cesium-133 एटम की स्टेबिलिटी क्या है?
इसकी स्टेबिलिटी है कि 2 पार्ट्स इन 10 पावर 14, यानी अगर ये 10 पावर 14 वाइब्रेशन लेगा तो उसमें केवल 2 बार ऐसा होगा कि इसके वाइब्रेशंस मिसमैच करेंगे। तो ये एक अपने आप में बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी है। ये एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा है कि अगर आप इससे सेकंड को डिफाइन करते हैं तो 1.4 मिलियन ईयर्स लग जाएंगे एटॉमिक क्लॉक को 1 सेकंड डिस्टर्ब होने के लिए, 1 सेकंड आगे पीछे उसमें टाइम को होने के लिए 1.4 मिलियन ईयर्स लग जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा टाइम है। तो ये एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, इसलिए सीजियम 133 एटम का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा रुबिडियम भी होता है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी 2 पार्ट्स इन 10 पावर 12 होती है, तो उससे भी ज़्यादा ये एक्यूरेट है, इसलिए इसे यूज़ करते हैं। सीजियम के और आइसोटोप्स भी होते हैं, लेकिन उनका यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि वो इतने स्टेबल नहीं हैं। और एटॉमिक क्लॉक की सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर ये है दैट दिस इज़ पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब है आप इसे किस दुनिया में कहीं भी लेकर चले जाएं, इसकी एक्यूरेसी सेम रहेगी, ये टाइम को सेम तरीके से मेज़र करेगी। जो आपने पहले डिफाइन किया था मीन डे के हिसाब से, उसमें ये भी प्रॉब्लम थी। अर्थ के रेडियस आपको पता है, अर्थ एक पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं है, तो इसकी पोल्स पर अलग रेडियस कम हो जाती है, इक्वेटर पर ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें भी डिफरेंस आ जाता है। तो इसलिए एटॉमिक क्लॉक को बनाया गया और एटॉमिक क्लॉक में सीजियम 133 एटम का ही इसलिए यूज़ किया गया। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। जो भी आपको इसमें अभी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब जो मैंने सबसे पहले बात स्टार्ट की थी कि 7 डेज ही क्यों रखे गए वीक में और इसकी क्या स्टोरी है, तो इसकी एक सिंपल सी स्टोरी ये है। आज अगर आप आसमान की तरफ देखें रात में तो आपको तारे दिखाई देंगे, कुछ चमकीले बड़े से प्लैनेट्स दिखाई देते हैं जिन्हें आप नॉर्मली यही समझ सकते हैं कि स्टार्स हैं, लेकिन उनमें कुछ स्टार्स नहीं होते हैं, कुछ हेवनली बॉडीज होती हैं जो दिखती हैं, प्लैनेट्स दिखते हैं। जब मून आपको वेस्ट साइड में दिखता हो, जिन दिनों में वेस्ट साइड में मून दिखता हो, तो मून के आसपास आपको एक बहुत ब्राइट सा स्टार दिखेगा, वो जुपिटर प्लैनेट होता है। तो जब एंशिएंट टाइम में आसमान में 7 चीज़ें दिखाई देती थी, ज़्यादा चमकदार जो दिखाई देती थी वो 7 चीज़ें दिखाई देती थी। सन तो दिन में ही दिखता था, उसके अलावा मून है, मार्स है, मरकरी है, जुपिटर है, वीनस है, सैचरन है। तो क्या आप कह सकते हैं कि इन 7 चीज़ों का आपके दिन, जो आपके वीक में डेज हैं, उनसे कुछ लेना देना है? ऑब्वियसली सन क्या है? संडे, मून से मंडे, मार्स मंगलवार बोलते हैं, मरकरी ये बुध है तो बुधवार होता है, जुपिटर बृहस्पतिवार, वीनस शुक्रवार, सैचर्न शनि तो शनिवार। इन 7 प्लैनेट्स के नाम पर ही वीक को डिफाइन करा गया और वीक में 7 डेज रखे गए। यही इसके पीछे स्टोरी है, बाकी और कोई कंसर्न नहीं है। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, जो भी आपको अब ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। जो भी आपको डाउट्स रहे होंगे इससे पहले इन टॉपिक्स में, वो आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास वीडियो लेटेस्ट पहुँचें। और इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।